आज हम बात करेंगे कि बैचलर रेमेडीज क्या होती हैं और डॉक्टर एडवर्ड पैच के बारे में जानेंगे कि वो कौन थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया और उनका क्या बिलीफ सिस्टम था जिसके बेसिस पे उन्होंने इन रेमेडीज को डेवलप किया। और हम क्यों बैचलर रेमेडीज को यूज करें, व्हाई बैचलर रेमेडीज, व्हाई नॉट एलोपैथी और नेचुरोपैथी और एनी अदर थिंग। एंड देन उसके बाद बैचलर रेमेडीज की क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है और उसके साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं हैं, और कैसे हम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से उसके इफेक्ट्स को एनहांस कर सकते हैं, और व्हाट ऑल कैन बी ट्रीटेड, किन सब चीजों में वो हमारी मदद कर सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैचलर रेमेडीज इज अ सिस्टम टू हेल्प मैनकाइंड अचीव जॉय एंड हैप्पीनेस। जो हमारे जीवन में से खुशी चली जाती है, कई बार उदासी का माहौल आ जाता है या फियर का माहौल आ जाता है, उसमें हम फिर से अपनी हैप्पीनेस को कैसे रिट्रीव करें। और अल्टरनेटिव थेरेपी, इट्स एन अल्टरनेटिव थेरेपी विच शुड बी यूज अलोंग विद द एलोपैथी इफ रिक्वायर्ड। कोई फिजिकल अगर डिफॉर्मिटी आ गई है या कोई फिजिकल प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उसमें हम मेडिसिन को स्टॉप नहीं करते, उनके साथ ही इसको ट्रीट करते हैं। एंड इट इज यूज मेनली फॉर इमोशनल प्रॉब्लम्स एंड द पेन्स इन द बॉडी, घुटने का दर्द, पैर का दर्द, कमर का दर्द और किसी भी एरिया में दर्द हो। एंड BFRs आर सॉल्यूशंस ऑफ ब्रांडी एंड वाटर। ये एक्चुअली फ्लावर्स की वाइब्रेशंस को वाटर में कैप्चर किया जाता है। फ्लावर्स को इसका एक बॉइलिंग सिस्टम है, एक सन मेथड है जिससे कि हम इन रेमेडीज को तैयार करते हैं। तो इसमें एक्चुअली प्लांट का कोई पार्ट नहीं होता, उसमें सिर्फ हम उस प्लांट के फ्लावर की वाइब्रेशंस को कैप्चर करते हैं उस वाटर के थ्रू। जो भाप बनती है उसमें वो वाइब्रेशंस प्रिजर्व हो जाती हैं, और फिर उन रेमेडीज को प्रिजर्व करने के लिए ब्रांडी का यूज किया जाता है, जैसे होम्योपैथी में यूज किया जाता है, इसे ब्रांडी या डॉक्टर्स अल्कोहल का यूज किया जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे डॉक्टर एडवर्ड बैच के बारे में। ही वॉज अ ब्रिटिश डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, लेकिन उनका इंटरेस्ट बाद में लेटर स्टेज में होम्योपैथी में डेवलप हो गया। फिर उन्होंने होम्योपैथी में बहुत रिसर्चेस की और ही वॉज अ स्पिरिचुअल पर्सन। होम्योपैथी में नोसोड्स जो उन्होंने सबसे पहले बनाए थे, जो प्रिवेंटिव्स की तरह से यूज किए जाते थे उस समय में। और ही वॉज इन अ सर्च ऑफ अ हीलिंग टेक्निक। वो चाहते थे कि कोई हीलिंग का सिस्टम इतना सिंपल, सहज और सरल हो जिसको कि हर कोई यूज कर सके। अपने इमोशंस तो सबको पता चलते ही हैं, अगर वो इमोशंस के अनुसार दवा लेके उनका फिजिकल पेन भी ठीक हो रहा है और कोई भी एलिमेंट उनकी ठीक हो रही है, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर एवरीवन टू यूज। और नेचुरल रेमेडीज हों जिससे कि उसमें हार्म होने का कोई सवाल ही ना उठता हो। So he discovered that flowers have the ability to affect हमारी जो फ्लावर्स के अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारी एटीट्यूड्स को, हमारी पॉजिटिव हमारी हेल्थ को पॉजिटिवली इफेक्ट करती हैं। और उन्होंने फिर उसी के इर्द गिर्द अपना एक पूरा मेडिसिन सिस्टम डेवलप किया, जिससे कि जिस सिस्टम से सब कुछ हील हो सके, जो भी कुछ हम चाहें वो हील हो सके। डॉक्टर बैच का ये बिलीफ था कि जितनी भी बीमारियां होती हैं वो हमारी बॉडी और सोल की डिसहार्मनी के कारण होती हैं। हमारी आत्मा और हमारे शरीर में जब संतुलन नहीं रहता है तो उसके कारण जो है हमारे शरीर में बीमारी का आगमन होता है। और ये रेमेडीज जो हैं हमारी सोल और हमारे शरीर के बीच में एक तादात्म्य स्थापित करने में हमारी मदद करते हैं, एक लिंक बनाते हैं हमारी पर्सनालिटी और हमारे सोल से। जो हमारी सोल से जब हम अलग हो जाते हैं तो हम अधिक कष्ट पाते हैं। और एनर्जीज कैप्चर्ड फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स कैन रिमूव आवर इमोशनल पेन्स। जो उनकी फ्लावर्स से जो उनकी वाइब्रेशंस हमने कैप्चर की हैं वो हमारे इमोशनल पेन्स और सफरिंग्स को दूर करने में बहुत अधिक समर्थ हैं और बहुत जल्दी इनके इफेक्ट्स आते हैं। इवन some people feel it within a minute। और उसके प्रभाव को स्थायी बनाने के लिए हमें थोड़े लंबे समय तक लेना होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ द पेशेंट।
और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम एक पर्सन को ट्रीट करते हैं, हम बीमारी को नहीं ट्रीट करते हैं। अगर आप आपके कहें कि हमें जुकाम बहुत हो जाता है, कोल्ड हो जाता है और बाकी और भी प्रॉब्लम्स हैं, पर उससे हमारा कोई मतलब नहीं, हमें बस हमारे जुकाम नहीं हो और जुकाम खांसी ना हो, बुखार ना आए सीजनल, तो ऐसा नहीं होता है। बिकॉज बहुत सारे हमारे बैकग्राउंड में, उनके बैकग्राउंड में बहुत सारे इमोशंस हैं, उन सबको ही ट्रीट करना होगा और हम एक पर्सन को ट्रीट करते हैं। और आप दो प्रॉब्लम्स लेके गए थे, उसकी जगह आपकी 10 प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं उनकी जगह। फिर ये प्रश्न उठता है कि हम बैचलर रेमेडीज को ही क्यों यूज करें, दूसरे और भी बहुत से मेडिसिनल सिस्टम्स हैं। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि जो मॉडर्न मेडिसिन है वो हमारे फिजिकल सिम्टम्स पे काम करती है। और अक्सर ऐसा होता है कि फिजिकली तो हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन इमोशनली और हमारी सफरिंग्स हमारी बनी रहती है। अभी स्पिरिचुअल सफरिंग्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले फिजिकल, जैसे कि आप जाते हैं कि किसी को हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हुई या ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज हुई, तो उसमें क्या करते हैं डॉक्टर, एलोपैथी मेडिसिन से या ऑपरेशन से हार्ट की प्रॉब्लम आपकी उन्होंने ठीक कर दी, लेकिन जो आपका इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हुए और वो आपके ठीक नहीं हो पाते हैं, आप हमेशा रेस्टलेस रहते हैं। और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आ गया, दवा खा के नॉर्मल आ जाता है, लेकिन रेस्टलेसनेस नहीं जाती है आपकी। तो उसको दूर करने के लिए ये बैचलर सिस्टम बहुत अच्छी चीज है। आपकी वेलबींग, फीलिंग ऑफ वेलबींग और प्लेजेंटनेस, आनंदमयी स्थिति में आप रह सकते हैं। और स्पिरिचुअल सफरिंग्स भी कई बार होती हैं, स्पिरिचुअली हम हायर जाना चाहते हैं लेकिन डिप्रेशन में होते हैं कई बार, और कई बार हम भगवान से इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं कि हम इस संसार से डिटैच हो जाते हैं। तो जब हम इस संसार के अंदर आए हैं तो हमें ये वाला जीवन, अपना भौतिक जीवन भी अपने साथ में रखना है और दूसरा जीवन भी रखना है। और कई बार ऐसी मेंटल कंडीशंस होती हैं कि हम ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि भगवान हमारे सामने है, जो वो कह रहे हैं वैसा ही हम कर रहे हैं और कोई बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो दीज आर नोन एज स्पिरिचुअल सफरिंग्स। कई बार स्पिरिचुअलिटी के कारण भी डिसबैलेंस होने से कुछ सफरिंग्स पैदा हो जाती हैं। स्पेशली सिजोफ्रेनिया के केस में ऐसा बहुत होता है, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, लगता है भगवान सामने है, वो कह रहे हैं ऐसे करो, तो हम वैसा करने लगते हैं। एंड बीएफआरस यूजुअल मेनली फोकस्ड ऑन द मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर्स। हम लोग उसमें इमोशनल और मेंटल फंक्शंस फैक्टर्स पे ही काम करते हैं, उन्हीं को इलनेस का कॉज समझ के हम चलते हैं। जितनी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, हमारी फिजिकल सिम्टम्स हैं, वो सब भी, उनके भी अंदर अंडरलाइंग इमोशनल कॉजेज ही हैं। उनके पीछे भी हमारा कोई ना कोई इमोशनल कॉज होता है जिसको हमें लगता है कि हमने ओवरकम कर लिया है। क्योंकि कोई भी हर समय इमोशनल रहना नहीं पसंद करता है, तो हम अपने तरीके से उसको ओवरकम कर लेते हैं, सप्रेस कर देते हैं, रिप्रेस कर देते हैं, तो वो फिर किसी बीमारी के रूप में उभर के आता है। तो बीएफआर जो है वो केवल हमारी फिजिकल बॉडी पे ही काम नहीं करता, वो हमारी सोल पे और उसके इमोशनल कॉजेस पे काम करता है। एंड डिफरेंट पीपल रिक्वायर डिफरेंट रेमेडीज टू ट्रीट द सेम इलनेस। जैसे किसी को सर में दर्द होता है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किसी को हो सकता है साइनस हो, इसकी वजह से हो रहा है, कोई जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओवरवेल्म्ड फील कर रहा है तो इस कारण से हो सकता है, या कोई और प्रॉब्लम अगर वो लाइफ में फेस कर रहा है तो उसके कारण और स्ट्रेस के कारण उसका सर दर्द हो सकता है। तो जब वो अपनी इमोशनल कंडीशंस हमें बताता है तो उसके अनुसार उसकी रेमेडी प्रेस्क्राइब की जाती है। और उससे मतलब सर दर्द में हर पर्सन की अलग रेमेडी हो सकती है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, और सबकी पर्सनलाइज्ड कॉम्बिनेशंस हम प्रिपेयर करते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। उसके बाद व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ, बीएफआर की क्या स्ट्रेंथ है बैचलर रेमेडीज की। जो हमारा साइकिक डिसरप्शन होता है, जो डिसबैलेंस होता है हमारा, उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करती है। बहुत से डिसबैलेंसेस ऐसे होते हैं जो हमें महसूस भी नहीं हो रहे हुए होते हैं, और कई बार लोग आते हैं फिजिकल प्रॉब्लम्स को लेके और तब हम वी मेक आउट कि उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, उनसे डिस्कस करते हैं तो पता चलता है कि क्या क्या उनकी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पर उनको बैलेंसिंग की जरूरत है। और रिजोल्यूशन ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स,
इनर कॉन्फ्लिक्ट्स कई बार हमारे होते हैं, डिसीजन मेकिंग में होते हैं, या और भी बहुत सारी परिस्थितियों में हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो बहुत सारे जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको सही दिशा में चैनलाइज करने में हेल्प करती हैं। और इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस में तो इम्प्रूवमेंट आता ही है। ये जो हमारे फर्स्ट 2 पॉइंट्स थे, ये हमें एलोपैथी में या दूसरी नेचुरोपैथी में थोड़ा मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में, और जो जो इसने उसको एक्सपीरियंस किया है वो समझ सकता है। तो दीज रेमेडीज आर टोटली हार्मलेस, बिल्कुल हार्मलेस है, क्योंकि वाटर ही तो है, हम वाटर में वाइब्रेशंस लेके उसको ले रहे हैं, तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और किसी भी मेडिसिन सिस्टम से उसका कोई क्लैश नहीं है। आप होम्योपैथी के साथ भी ले सकते हैं, आप एलोपैथी के साथ भी ले सकते हैं, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके साथ में इसको ले सकते हैं, और धीरे धीरे डॉक्टर खुद ही अपनी मेडिसिन कम करेगा। डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना जो मेडिसिन पहले से ले रहे हैं उनको नहीं छोड़ा जाता है, तो धीरे धीरे उसी में अपने आप वो लोग एडजस्ट हो जाते हैं। तो पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के टेम्परामेंटल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स पे हम लोग एलोपैथी मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, हम साइकेट्रिस्ट को नहीं दिखा सकते हैं एकदम से, लगता है कि वो मेडिसिन उनके ब्रेन पर इफेक्ट करेंगी। तो उनको टू अचीव हार्मनी इन माइंड एंड बॉडी, जैसे आजकल ADHD और OCD के बहुत केसेस होते हैं बच्चों में। हाइपर एक्टिव तो बहुत बच्चे हैं, 90% चिल्ड्रन आर हाइपर एक्टिव, जो अभी न्यू जनरेशन है आई वुड से। तो उसमें कुछ उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, एक कंसंट्रेट नहीं कर पाना, कोई किसी चीज में लग के काम नहीं कर पाते हैं, दैट काइंड ऑफ। तो उन चीजों को ट्रीट करने में, पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्योंकि वो एक जगह बैठ ही नहीं सकते हैं, उनको बार बार उठ के कुछ और करना है। तो और जो नॉर्मल आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ सप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो उसके लिए अगर आप कोई भी किसी भी एलोपैथी का या होम्योपैथी का कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उसके साथ में जो इमोशनल कॉजेज हैं, जब हम उनको भी ट्रीट करते हैं तो जड़ से वो समस्या खत्म हो जाती है। और स्टेबलाइज और एलिमिनेट साइकिक वीक पॉइंट्स, हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ साइकिक वीक पॉइंट्स होते हैं, तो उनको वो खत्म भी हो सकते हैं, और खत्म नहीं भी होंगे तो उनका बैलेंसिंग तो कर ही सकते हैं हम, काफी हद तक उनको दूर किया जा सकता है जब हम रेगुलर कुछ दिनों तक ट्रीटमेंट लेते हैं। एंड अचीव पीस एंड कामनेस, दैट इज द बिगेस्ट पार्ट व्हाट आई फील, कि जब BFR का ट्रीटमेंट कोई पेशेंट लेता है तो उसको सबसे पहले एक पीस और कामनेस की फीलिंग आती है। इवन अ कैंसर पेशेंट फील्स पीस एंड हार्मनी, जो कि बिल्कुल पेन में होता है। तो कई बार जैसे सपोज लास्ट स्टेज है, उसमें भी पेन है, हमें पता है कि पेशेंट को ठीक नहीं होना है, लेकिन हम उसको एटलीस्ट काम कर सकते हैं और उसकी तकलीफ को कम कर सकते हैं। एंड साइड इफेक्ट्स एंड सेफ्टी, सबसे पहले यही प्रश्न आता है, कोई भी नई सिस्टम को यूज करने से पहले व्यक्ति सोचता है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसका बाद में हमें नुकसान तो नहीं करेगी। तो these remedies work in harmony with all the other systems, herbs ले रहे हैं आप, या एलोपैथिक ले रहे हैं, या होम्योपैथी ले रहे हैं, कोई भी सिस्टम, नेचुरोपैथी से ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो ये सब उन सब के साथ हार्मनी में वर्क करती है, और इसका किसी हीलिंग सिस्टम से कोई क्लैश नहीं है। और इतनी सेफ है कि इसको प्रेग्नेंट वुमेन को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, एल्डरली पीपल को भी दे सकते हैं, और जैसे मैंने कहा कि आप कैंसर पेशेंट को भी दे सकते हैं। और मैंने दी है, मतलब मैं ऐसे बात नहीं कह रही हूँ ये, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने दी है और उनका पेन कम हो गया है। एंड हाउ टू एनहांस पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ बैच फ्लावर रेमेडीज, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर पेशेंट पॉजिटिव वे में लेकर उस ट्रीटमेंट को लेता है, द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ BFR आर इंक्रीज थ्रू द पीपल्स कॉन्शियस वर्क। जब वो खुद अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपनी तकलीफ को दूर करना चाहते हैं और अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और कई बार 10-15 दिन में ही बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। Not with every person, because every individual responds in a different way. By concentrating on underlying mental and emotional causes, we start healing process with appropriate flowers. कई बार अगर ज्यादा इमोशनल क्राइसिस होता है तो जो टॉप में जो इमोशंस हैं उसको लेकर के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उनको
उनका डिप्रेशन दूर करना और उनको होपफुल बनाना कि वो हील हो सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग वी डू, उनके फियर्स को हटाना। तो जो भी जो भी उस पर्सन का इमोशनल कॉजेज होते हैं उसके हिसाब से हम लोग उसका जो थॉट्स होते हैं और उन थॉट्स के ऊपर वो किस तरह से एक्शन ले रहा है। जैसे एक आदमी को गुस्सा आ रहा है, वो अपना गुस्सा पी जाता है, दूसरे आदमी को गुस्सा आता है तो वो चिल्लाने लगता है सबके ऊपर, पूरा घर सर पे उठा लेता है। तो इन बोथ द केसेस द रेमेडीज विल बी डिफरेंट। और अल्टीमेटली हमें ट्रीट करना है कि उस पर्सन को गुस्सा ही कम आए, वो हार्मनी में रहे, गुस्से को सिर्फ इम्प्रूवमेंट के लिए यूज करे। एंड व्हाट कैन बी ट्रीटेड, ये तो एंडलेस है वैसे, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि मैं कुछ चीजें बता सकूं आपको। जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर होता है, बिहेवियरल सिम्टम्स, और दूसरे होते हैं इमोशनल सिम्टम्स होते हैं, फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। एक एक को हम देखते हैं थोड़ा सा। कॉग्निटिव बिहेवियर में इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, जो बच्चों में आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, बड़ों में भी हो रही है। एंड सीइंग द ओनली द नेगेटिव पार्ट ऑफ एवरीथिंग। एंक्शियस एंड रेसिंग थॉट्स, हर समय दिमाग में विचार चलते रहते हैं और बहुत एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई होता है। डिफिकल्टी होती है डिसीजन मेकिंग में, नई इंफॉर्मेशन को लर्न करने में दिक्कत होती है, और कॉन्स्टेंटली कुछ लोग चिंता करते रहते हैं, नाइटमेयर्स होते हैं, रात में डरावने सपने आते हैं, और कभी कभी गिल्ट होता है कुछ अंदर से हमारे। और गिल्ट कोई बड़ी बात का नहीं, कई बार बहुत छोटी सी बात का ही होता है कि अगर फला वक्त पे हमने कुछ ठीक से कर लिया होता तो मेरा बच्चा शायद आज ज्यादा काबिल बन गया होता, मैंने ऐसे किया होता तो मेरे रिलेशन इससे ज्यादा अच्छे होते। इस तरह की चीजों के भी छोटे छोटे गिल्ट भी होते हैं, और बड़े गिल्ट तो होते ही हैं। देन पुअर जजमेंट, आप किसी को देख के समझ नहीं पाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, और अपने बारे में भी समझ नहीं पाते हैं। फॉरगेटफुलनेस है, डिसऑर्गेनाइजेशन है, सारी चीजें जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। एंड इमोशनल सिम्टम्स, डिप्रेशन, जनरल अनहैप्पीनेस, लो सेल्फ एस्टीम, लोनली, वर्थलेस, अपने आप को वर्थलेस समझना, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। ओवरवेल्म्ड, लाइक लूजिंग कंट्रोल, ओवरवेल्म होते हैं, कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओवरवेल्म होते हैं, और कई बार लगता है कि इतनी ज्यादा परेशानियां हैं कि मेरे से तो कंट्रोल नहीं हो रही हैं। तो उसको हार्मनी में लाके सो दैट द पर्सन कैन वर्क ऑन हिज प्रॉब्लम्स। और फ्रीक्वेंट क्राइंग और सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द लाइफ, एंथुजियाज्म खत्म हो जाता है, कंसर्न ही नहीं रहता है किसी से कुछ, या बहुत इरिटेबिलिटी होती रहती है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, एजिटेशन होता रहता है, और रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, चाह के भी हम रिलैक्स नहीं कर पाते हैं कई बार। एंगर होते हैं, बहुत सी चीजों को लेकर रिजेंटमेंट्स होते हैं, फियर्स होते हैं, फोबियाज होते हैं। छिपकली को देख के जैसे कोई लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, छोटी छोटी चीजों के भी होते हैं, और बड़े फोबियाज भी होते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया एंड ऑल, वो सब भी होता है। एंड बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं जैसे चेंजेस इन एपेटाइट, अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हैं, पहले ठीक से खाना खा रहे थे, अब भूख नहीं लग रही है, और बहुत ज्यादा सो रहे हैं या बहुत कम सो रहे हैं, और सोशल विड्रॉल, किसी से मिलना जुलना नहीं चाहते, आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं किसी सिचुएशन पे, हमेशा डिफेंसिव मोड में रहते हैं, किसी ने कुछ कहा तो हम बिल्कुल डिफेंसिव मोड में रहते हैं, सस्पिशियस रहते हैं कि दूसरे लोग मेरे लिए बुरा ही करने वाले हैं, और बहुत सारी नर्वस हैबिट्स होती हैं कि नेल बाइटिंग है, या पैर हिलाते रहना है, या रेस्टलेस होके टहलते रहते हैं। तो लो इंटरेस्ट इन अपीयरेंस, पंक्चुअल नहीं होते हैं, और अपने अपनी अपीयरेंस को नहीं पसंद करते हैं कई बार, और कहीं भी किसी के सामने जाने में झिझकते हैं। स्टरिंग, रैपिड ऑफ, एक तो हकलाना होता है, और बोलते बोलते टंग ट्विस्ट हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, प्रोकास्टिनेशन, कोई भी काम है उसको टालते चले जा रहे हैं, उसको नहीं कर रहे हैं, निग्लेक्टिंग, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निग्लेक्ट कर रहे हैं, और अल्कोहल, सिगरेट वगैरह उसमें इंडल्ज होके अपने को स्ट्रेस से रिलीज करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी आदत डेवलप कर लेते हैं। और गैम्बलिंग में चले जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे सिम्टम्स और भी हो सकते हैं, ये मैंने कुछ सिम्टम्स बताने की कोशिश की है। कोई भी एनी प्रॉब्लम यू नेम एंड वी हैव सम सॉल्यूशन फॉर दैट। फिजिकल सिम्टम्स में जैसे नर्वसनेस है, हाथ कांपने लगता है, आप एकदम से परेशान हो जाते हैं,
वीकनेस और बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है, हर समय कुछ काम करने का मन नहीं करता है, और ट्विचिंग एंड ट्रेमर्स जो बॉडी में कुछ महसूस करते हैं, और एक्स एंड पेन्स, मसल्स टेंस्ड रहते हैं, मस्कुलर स्पैज्म आते हैं, डायरिया या और कॉन्स्टिपेशन। तो हम लोग उसको इमोशनल कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, और उसी तरह से समझ के हम उसको ट्रीट करते हैं। फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड इन्फेक्शन, जल्दी जल्दी ठंड लग जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, और पेट में गैस बनती रहती है बहुत, उससे परेशान होते हैं। अनएक्सप्लेन्ड एलर्जी अटैक्स होते हैं, अचानक से ही नाक बहने लगी, छींक आने लगी, या कोई और बॉडी में रैशेज हो गए, उस तरह के एलर्जी अटैक्स होते हैं। और कान में रिंगिंग आवाज आने लगती है, कुछ भी होता है। देयर आर सो मेनी, आगे इंसोम्निया है, स्किन प्रॉब्लम्स है, हेयर लॉस, और ग्राइंडिंग टीथ है, क्लंचिंग जॉज है, इस तरह से लेके नी पेन, लेग पेन और बैक एक, किसी भी तरह की समस्या हो तो उसको हम इसमें डील कर सकते हैं। So this is all what I wanted to tell you now. Now, any one of you, if you want to ask something, I'm ready to answer. थैंक यू वेरी मच रजनी जी, आपने बहुत एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। अभी द सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। जिसको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। ये डॉक्टर साहब, आज आपने हमको बहुत ही नई नॉलेज दे दी कि कैसे ये हो सकता है कि सॉर्ट ऑफ बिहेवियरल एंड ऑल दिस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैन बी अटेंडेड। मुझे ये बताइए, डिमेंशिया में कुछ ट्रीटमेंट है क्या? डिमेंशिया अगर फॉरगेटफुलनेस है, स्पेशली एल्डरली सफर, तो उसका कुछ है क्या इसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट? हाँ, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन अगर डिमेंशिया में इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। आई कैनॉट प्रॉमिस फॉर क्योर, लेकिन इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। और स्पेशली अगर अल्जाइमर्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसमें कुछ सिम्टोमेटिक रिलीफ आता है, पूरी तरह क्योर नहीं होता है। जैसे पार्किंसंस है तो उसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ आता है, पेशेंट मतलब बिहेवियरल रूप से ठीक हो जाएगा, मेमोरी कुछ इम्प्रूव हो जाएगी। अगर उस तरह की प्रॉब्लम है, एक इन जनरल एजिंग प्रोसेस में आती है तो उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आता है। अच्छा, दूसरा है जो नी पेन है, नी पेन, तो क्या आप नी पेन को कैसे, मतलब एक ही दवाई से सब चीजें ठीक हो जाएंगे या कुछ पर्टिकुलर नी पेन ठीक होता है? एक ही दवा से सब चीज नहीं ठीक होती है। हम फिर कोई इमोशनल कॉज, सॉरी आप कुछ कह रहे थे? हेलो, आप कुछ पूछ रहे थे शायद। एक ही दवा से सब चीज नहीं ठीक होती है। 38 रेमेडीज हैं हमारी जो हमारे ऑलमोस्ट सारे इमोशंस को कवर करती हैं। जैसे नी पेन को हम रिलेट करते हैं कि चेंजेस को एक्सेप्ट ना कर पाना, और एक रिजिड होना कि अपने वे ऑफ वर्किंग में कि ये काम इसी तरह से होना चाहिए, और अगर कोई थोड़ा सा दूसरी तरह से कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट ना कर पाना। ओल्ड एज में प्राय ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक जो हमारे रिजेंटमेंट्स होते हैं, जैसे एज एडवांस होती है, बच्चे अगर उसी तरह से काम नहीं कर रहे तो हमें एक रिजेंटमेंट आता है कि ये लोग हमारी तरह से क्यों नहीं कर लेते हैं, जैसे हम कह रहे हैं वैसे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये एक्सेप्टेंस आपके अंदर आएगी, धीरे धीरे थोड़ी सी एक्सेप्टेंस आएगी टुवर्ड्स चेंजेस, और रिजेंटमेंट्स कम होंगे और रिजिडिटी कम होगी, उससे नीज की भी रिजिडिटी कम हो जाएगी, वो अपने आप हील होंगी। लेकिन अगर कोई डीजेनरेशन हो गया है बोन में, उसमें मसल्स तो काफी हद तक हील हो जाती है, तो कोई डीजेनरेशन अगर हो गया है तो उसको आप सेल जनरेशन भी इसमें होता है, बट दैट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बहुत लंबे समय तक करने का है। तो उसमें इसीलिए हम एलोपैथी को छोड़ने की बात कहीं पर भी नहीं करते। तो अगर कोई एलोपैथी साथ में रिक्वायर्ड है तो वो लेते रहें, वरना पेन्स में बहुत आराम आ जाता है। अगर फिजिकल डिफॉर्मिटी नहीं आई है तो आपको पेन में रिलीफ आ जाएगा आपको। So basically, as we understand, it is basically attitudinal changes आ जाती हैं, पॉजिटिविटी आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है। यस, हाँ, that's very good, that's very good. Inner engineering हो जाती है, इनर इंजीनियरिंग हो जाती है। That's true. Thank you very much, so nice, great. Thank you. डॉक्टर रजनी, आई एम पालगे। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे तरीके से इमोशनल, बिहेवियरल और फिजिकल चीजों को कैप्चर किया है।
I think its scope is very wide on this, total body को ही cover कर रहा है. जी But I had a question कि यस अभी कंट्री के अंदर में इसका क्या स्टेटस है? How many doctors and what are the मेडिसिन से होम्योपैथी रिलेटेड जो डॉक्टर्स है या आपकी, इसके अभी उनकी प्रैक्टिशनर्स अवेलेबिलिटी वगैरह क्या है टोटल कंट्री? अवेलेबिलिटी है. एक तो अब तो ऑनलाइन अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है, रेमेडीज आपको मिल जाती हैं. सपोज अब अगर आपको एक दो ही रेमेडीज की जरूरत है, 3-4 की भी जरूरत है, तो आई जस्ट टेल यू कि आप ये रेमेडी ले लीजिए, इस तरह से इसको यूज करिए. लेकिन कई बार होता है कि इमोशनल कॉजेज डीप होते हैं, तो हमें ज्यादा रेमेडीज को यूज करना होता है. देन आई प्रेफर टू मेक द कॉम्बिनेशन एंड सेंड इट टू द पेशेंट. अदरवाइज जो है आपको ऑनलाइन तो मिल ही जाती हैं, और इसके प्रैक्टिशनर्स अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं यहाँ पर. ये एक तो ये न्यू थेरेपी है, 1930s के बाद आई है, और यूके में थी तो इंडिया में आने में काफी टाइम लगा. आई एम बेस्ड इन लखनऊ. मैं यहाँ पर भी दिल्ली से मंगाया करती थी. 20 years मुझको हो गए हैं इसको यूज करते हुए. तो मैं वहाँ दिल्ली से मंगाया करती थी, लेकिन अब तो सब जगह मिलते हैं, सब जगह मिल जाती हैं होम्योपैथी स्टोर पे. मतलब डॉक्टर्स को कंसल्ट करने के लिए हमें, आप तो खैर हैं ही हैं, हम लोग तो वी आर लकी टू आपको यहाँ पे हैं, बट इन अदर सिटीज हो तो ऑनलाइन ऑनलाइन होंगे. आपका भी सर्विस है क्या? जी हाँ, मैं तो भेजती, मैं तो कर रही हूँ, मैं कोरियर सर्विस भी देती हूँ. मेरे पास दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद के काफी हैं क्लाइंट्स, तो मैं भेज देती हूँ. मैं कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में भेज सकती हूँ रेमेडीज. और बाकी आप यू कैन सर्च ऑन द वेब. आपको इंटरनेट पे काफी लोग मिल जाएंगे ऑलरेडी. आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए बैचलर रेमेडीज के बारे में, बहुत जानकारी मिलेगी, और प्रैक्टिशनर्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी आपको. ऐसा है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं आपका फोन नंबर शेयर कर दूंगा. जी आप उनसे वीडियो कॉल कर सकते हैं, और फिर वो आपको दवाइयाँ रिकमेंड कर सकती हैं. वीडियो कॉल करने के लिए मैं नंबर शेयर कर दूंगा आप सब लोगों से. ओके. हाँ, और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, जिसमें जो लोग इंटरेस्टेड हैं, उसमें मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रोज देती हूँ और बैचलर के बारे में. और जो क्लाइंट्स जिनको ट्रीट कर रही हूँ, वो अपने फीडबैक्स देते हैं. तो इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन दैट, और तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. मतलब बिकॉज मुझे लगता है कि अभी ज्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, तो पहले कोई भी कंसल्टेशन करने से पहले वो उसके बारे में जानना चाहेंगे. और ये तो मेरा बताया हुआ जानकारी है. कम है, बेसिक इंफॉर्मेशन ले लें तो इसका. जी बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है ना मैंने. थैंक यू रजनी जी. जी थैंक यू रजनी जी. आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प और काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा. और जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, मैं उनको आपका नंबर शेयर कर दूंगा. जी लोग आपसे जुड़ सकेंगे. किसी को ओके. और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. अभी वी हैव ओनली 5 minutes लेफ्ट. So anyone interested in asking a question, you can ask. जैन साहब, हाँ जी. would like to ask something? मेडिसिन तो है ही फ्लावर्स से जो बन रही हैं, लेकिन फ्लावर्स भी रखने से या ज्यादा लगाने से कुछ इफेक्ट होता है? उसको देखें, उस टाइप के फ्लावर्स. नहीं, इस सिस्टम में तो ऐसा नहीं है. हम यहाँ पर तो हम रेमेडीज ही देते हैं, और उनका बॉडी एप्लीकेशन भी होता है. और ऐसा कि बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, उसको क्रीम में या पानी में बना कर देते हैं, जो रेमेडी रिक्वायर्ड होती है जिस बॉडी पार्ट के लिए, तो उसको अप्लाई कर सकते हैं आप. लेकिन वो फ्लावर्स वैसे भी, ये दिस इज फ्रॉम यूके, तो वहाँ के वाइल्ड फ्लावर से बनी हुई है, और वहीं से मेडिसिन आती हैं, जो उनका मदर टिंचर वहीं से आता है, और फिर वो इंडिया में उसको डेवलप करते हैं. तो वो वाले, और उन फ्लावर्स को रखने से हम लोगों की इतनी सेंसिटिविटी हम सबकी डेवलप नहीं होती है डॉक्टर बैच की तरह, कि हम उस फूल को छू करके उसके वाइब्रेशंस को महसूस कर सकें. तो इसलिए हमें तो रेमेडीज की जरूरत होगी. बट हाँ, इसका इफेक्ट बहुत जल्दी आता है.
एंड ऑल ऑफ यू, वन मोर थिंग आई वांटेड टू से कि आप रेस्क्यू रेमेडी आप सब लोग अपने घर में रख सकते हैं. दैट इज वेरी गुड फॉर एंजाइटी एंड इमरजेंसी कंडीशंस. कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, आप रेस्क्यू रेमेडी के 4 बूंदे आधा गिलास पानी में डाल के उसे धीरे धीरे सिप करें, तो एंजाइटी एकदम से शांत हो जाती है एंड यू आर एबल टू थिंक प्रॉपरली फॉर दैट. और इवन अगर किसी को हार्ट अटैक भी आ रहा है और उसको भी अगर आप दे देते हैं तो एटलीस्ट दिस रेमेडी गिव्स यू टाइम टू टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल. एकदम से कोलैप्स नहीं होता है. और उसके पल्स पॉइंट पे भी उसको लगा सकते हैं अगर पीने की कंडीशन में नहीं है कोई तो. गुड. ठीक है, thank you all for joining the presentation and I hope it will be useful to everyone. Yes. sir. Thank you. It It will Thank be you very useful. much. It will be useful. Thank you, Thank Dr. you very Saab. much. Thank you very much. Thank you, Namaskar. Gupta Saab.